हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय में आज हम देख रहे हैं आयनिक यौगिकों के गुण। तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि आयनिक यौगिक यानी जो आयन होते हैं, आयन यानी धनायन या ऋण आयन, तो धनावेशित कणों को धनायन कहते हैं और ऋण आवेशित कणों को ऋण आयन कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें कि धनायन ऋण आयन उपस्थित होते हैं तो उनके गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने देखा था कठोरता, यानी आयनिक यौगिक जो होते हैं तो इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, यानी बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से ये कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये काफ़ी कठोर होते हैं और ये ठोस होते हैं। लेकिन एक गुण उनका ये भी होता है कि ये भंगुर भी होते हैं, यानी इन पर जब चोट की जाती है या दबाव दिया जाता है तो ये छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं। भंगुर यानी छोटे छोटे कणों में टूट के बिखर जाना। तो आयनिक यौगिकों का पहला गुण हमने देखा कि ये कठोर होते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो गलनांक कहलाता है ठोस से द्रव में बदलना, तो ठोस से द्रव में बदलना, या क्वथनांक कहलाता है द्रव से वाष्प में परिवर्तित होना। तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, क्योंकि ये सामान्य ताप पर इनमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अति उच्च ताप पर ही इनमें अभिक्रियाएँ होती हैं। जैसे अधिक ताप पर ही ये ठोस से द्रव में बदलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उच्च ताप दिया जाएगा तब ये ठोस से द्रव में बदलेंगे, या बहुत अधिक ताप दिया जाएगा तब ये द्रव से वाष्प में बदलेंगे। तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत ही उच्च होते हैं। तीसरा हमने देखा था घुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ अन्य विलायक है, जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है जिसको हम केरोसिन कहते हैं, तो उसमें ये अघुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल में ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। लेकिन अन्य विलायक हैं जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, उसमें ये अघुलनशील होते हैं। अगला है बच्चों विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होते हैं उस समय इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन जब ये द्रवित अवस्था में होते हैं, यानी आयनिक यौगिकों को पहले द्रवित किया जाता है, इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, फिर इनमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इनमें विद्युत का प्रवाह या विद्युत का संचालन इनमें होने लगता है, तो धनायन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं। तो इनमें ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं पाई जाती है, लेकिन द्रव अवस्था में इनमें विद्युत चालकता पाई जाती है। ठोस अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन या जो कण होते हैं वो गतिशील अवस्था में नहीं हो पाते हैं, और जबकि जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था में आयन कण गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। तो जब ये गतिशील अवस्था में आ जाते हैं उस समय इनमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है या विद्युत का चालन होने लगता है। तो हमने ये देखे थे इनके आयनिक यौगिकों के गुण। अब हम देख रहे हैं कि धातुओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारी जो भूपर्पटी है या जो जमीन है उससे हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रकृति में जो भूपर्पटी है उसमें कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खनिज। ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं भूपर्पटी में। भूपर्पटी यानी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, और जो बीच वाला भाग है वो प्रावार कहलाता है, और जो सबसे मध्य वाला भाग है वो क्रोट कहलाता है। तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी वाला भाग है या वहाँ पर धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। वैसे तो धातुएं, कुछ धातुएं लोहे जैसी धातुएं जिनका कि गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, तो वो क्रोट में पाई जाती हैं, लेकिन क्रोट में ये पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो पृथ्वी का मध्य भाग है और जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ऊपरी और मध्य भाग में जो धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं
जो कि स्वतंत्र नहीं होती हैं, वो किसी न किसी अन्य धातु के साथ मिली हुई पाई जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है कि उसमें कोई एक धातु विशेष मात्रा में यानी अधिक मात्रा में होती है और अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं, लेकिन वो उनके सामने मिली हुई होती हैं, तो उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है। खनिज जो होते हैं धातु के रूप में पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में, और जो अयस्क होते हैं वो अन्य धातुओं के साथ मिले हुए पाए जाते हैं, पर इनमें कोई एक धातु जो कि लाभदायक भी होती है वह एक विशेष मात्रा में पाई जाती है। तो अयस्कों से फिर निकाल के उनसे धातुओं का निष्कर्षण यानी धातुओं को उनसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हमने इतना देख लिया। अब हम देख रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण यानी धातुओं को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी, यानी जो कि खनिज पाए जाते हैं, तो या जो अयस्क खनिजों में तो धातुएं बहुतायत में होती हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारी भूपर्पटी है, भूपर्पटी में जो धातुएं पाई जाती हैं, तो धातुएं सक्रियता श्रेणी यानी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को निकाला जाता है। उनकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अयस्कों में से निकाला जाता है, तो इसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। यानी जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनको सबसे पहले निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी जो होती है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर होती हैं, और जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो सक्रियता श्रेणी के बीच में आती हैं, और जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं। तो इसी आधार पर ये सब जो है, वैसे तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनका निष्कर्षण किया जाता है, क्योंकि एक ही अयस्क में बहुत सी धातुएं मिली होती हैं। कोई बहुत कम मात्रा में होती है, कोई बहुत अधिक मात्रा में होती है, कोई बहुत कम क्रियाशील होती है, कोई बहुत अधिक क्रियाशील होती है। तो धातुओं को क्या किया जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि इनका गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है, तो हमारे जो खनिज हैं, खनिजों को और या अयस्कों को और खनिजों को इनको अति उच्च ताप पर आश्रित किया जाता है। तो जैसे जैसे जिस धातु की क्रियाशीलता होती है वो उसी हिसाब से हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे सक्रियता श्रेणी में देखा जाए तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, फिर पोटेशियम से कम क्रियाशील धातु होती है सोडियम, फिर होती है कैल्शियम, फिर होती है मैग्नीशियम, फिर होती है एल्यूमिनियम। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है, यानी जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होती है वो उतनी जल्दी हमको प्राप्त हो जाती है अयस्कों से, और जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं वो अयस्कों से थोड़े विलंब से प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से पोटेशियम धातु हमको बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। और इसी तरह से कुछ अन्य धातुएं हैं जो कि जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, कापर है। ठीक है, ये मध्यम क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। तो इनको भी प्राप्त करने के लिए निष्कर्षण विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि अयस्क से इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो इनकी क्रियाशीलता के आधार पर ही उच्च क्रियाशील धातुएं हैं जो कि पहले हमको प्राप्त हो जाती हैं, उनकी श्रेणी अलग विभाजित कर दी जाती है। फिर जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं जो कि कुछ विलंब से, या जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं जो कि अनक्रियाशील होती हैं, अक्रिय होती हैं, जो कि क्रियाशीलता में बहुत ही धीमी होती हैं, अन्य तत्वों से शीघ्रता से क्रिया नहीं करती हैं, तो वो निम्न क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। तो इस तरह से अयस्कों से और खनिजों से जिन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो उनको क्रियाशीलता श्रेणी में विभाजित किया जाता है, यानी जो सबसे पहले हमको प्राप्त हो जाती हैं तो वो धातुएं उच्च क्रियाशील कहलाती हैं, और जो कुछ समय बाद में प्राप्त होती हैं तो वो मध्यम क्रियाशील कहलाती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो खनिजों और अयस्कों से उनका निष्कर्षण नहीं होता, वो उसी में रहती हैं, तो वो कम क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी अयस्कों को हम किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं। जो हमें अयस्क प्राप्त होते हैं तो उनको हम किस तरह से
शुद्ध कर सकते हैं या उनका निष्कर्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। अयस्कों में से कोई धातु जो विशेष मात्रा में मिली है तो उस धातु को हम उस अयस्क में से किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अयस्कों में रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं। जो अयस्क होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें रेत या मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ इनमें मिली हुई होती हैं, तो उसको गैंग बोला जाता है, जिसमें रेत और मिट्टी की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ऐसी धातु जो कि रेत और मिट्टी के साथ में मिली हुई पाई जाती है तो उसको गैंग बोला जाता है। ठीक है, तो गैंग में से किसी धातु को प्राप्त करने के लिए हम उसमें से धातु का निष्कर्षण करते हैं, जो कि 2-3 विधियों से किया जाता है। ठीक है, हटाने के लिए क्या इसका या तो भौतिक विधियों के द्वारा, यानी उसके आकार आकृति में अलग अलग धातुएं हैं तो भौतिक यानी जो बाह्य अवस्था हमको दिखाई देती है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अन्य धातुओं से पहचान में आ जाती हैं, तो या तो इनको हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जो धातुएं पहचान में नहीं आती हैं तो उनको हम रासायनिक विधियों से अलग कर लेते हैं। तो गैंग किसे कहते हैं? ऐसा अयस्क जिसमें रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, तो उसमें से अशुद्धियों को दूर करना और शुद्ध धातु को प्राप्त करना, उसे कहा जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, तो इसको या तो भौतिक के आधार पर या रासायनिक गुणों के आधार पर अयस्कों में से हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अगला देख रहे हो बच्चों, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर धातुएं आती हैं वो तो अपने आप से क्रियाशील होती हैं, तो वो तो स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन हमने कहा था कुछ कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होती हैं, कुछ अति क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे की ओर धातुएं आती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, ये बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट धातुएं भी बोला जाता है। उत्कृष्ट या आदर्श धातुएं भी बोला जाता है, क्योंकि अधिकांश धातुओं का ये गुण होता है कि वह जल से और नमी से और ऑक्सीजन से, ठीक है, आर्द्रता युक्त वायु से या ऑक्सीजन से या जल से, ठीक है। जैसे बारिश की जो हवा है तो बारिश की हवा आर्द्र या नम हवा कहलाती है। तो धातुओं का बच्चों ये गुण होता है कि वह नमी से अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे बारिश में आपने देखा होगा, बारिश में तांबे के बर्तनों पर, उन पर क्या वो नम वायु से अभिक्रिया करते हैं, तो तांबे के जो बर्तन हैं उनका रंग बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि इन पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं कि वह नमी से या ऑक्सीजन से बहुत शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं और इनकी जो बाह्य परत है वह मलिन पड़ जाती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे कौन सी धातुएं आती हैं, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है सोना। सोना जो कि बहुत कम क्रियाशील होती है, यह हवा से और नमी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए आदर्श या उत्कृष्ट धातु कहलाती है। सबसे नीचे सोना आती है, उससे ऊपर चांदी धातु आती है। तो ये दोनों धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होती हैं। तो ये धातुएं ऐसी होती हैं कि इनके ऑक्साइड को केवल अगर हम गर्म कर दें, इनके ऑक्साइड को गर्म करने से ही हमें वो धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हम इनके ऑक्साइड को गर्म करते हैं, सबसे पहले तो वो जो धातु हमें प्राप्त होती है, जैसे हम ले लें इसका सिनावार जो कि HgS, ठीक है, पारे का जो सल्फाइड है, Hg यानी पारा, तो पारे का जो सल्फाइड है उसे सिनावार कहा जाता है। तो सबसे पहले सिनावार को जब वायु में गर्म करते हैं तो उसके पारे का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले HgS, पारे का जो सल्फाइड है उसको हम उसमें वायु में गर्म करते हैं तो हमें पारे का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और जो पारे का ऑक्साइड जो हमें प्राप्त होता है, तो पारे का ऑक्साइड ये यहाँ सूत्र लिखा हुआ है,
HgO। तो पारे का जो ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है उसको हम थोड़ा सा गर्म ही करते हैं, तो गर्म करने से पारे के ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाती है और जो धातु प्राप्त होती है वह शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप ये समीकरण देख सकते हो। 2HgO, सबसे पहले तो 2Hgs को ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो 2HgO प्राप्त होता है। फिर 2HgO को पुनः गर्म किया जाता है तो 2Hg, एक ही द्रवित अवस्था में हमको प्राप्त होता है। यहाँ आप देख रहे हो इसके बीच में हमने L लिखा हुआ है। L का मतलब होता है लिक्विड या द्रवित अवस्था में। तो पारा हमको द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाता है और प्लस इसमें जो पारे के ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाती है। तो इस तरह से जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड को केवल हमें गर्म करने से ही हमको वो धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि खनिज और अयस्क कैसे निकाले जाते हैं और उनसे धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है और अयस्कों का समृद्धिकरण यानी जो गैंग होती है या जो अयस्क अशुद्धियों मिले हुए होते हैं तो उन अशुद्धियों से अयस्कों को कैसे निकाला जाता है। फिर हमने देखा कि सक्रियता श्रेणी में जो क्रियाशील धातुएं हैं वो तो हमको जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। अब जो नीचे आने वाली धातुएं हैं जो क्रियाशील नहीं है वो तो उसी में रह गई, उन्हीं अशुद्धियों में रह गई, तो उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका जो सल्फाइड होता है या जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम वायु में गर्म करते हैं और जब वायु में गर्म करते हैं तो उस धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं और उस धातु के ऑक्साइड को हम जब केवल थोड़ा सा गर्म करते हैं तो थोड़ा सा गर्म करने पर ही हमें वो धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे पारे का ऑक्साइड हमने देखा 2HgO को जब हमने गर्म किया तो 2Hg हमको द्रवित रूप में प्राप्त हो गया और जो ऑक्सीजन है वह गैस के रूप में निष्कासित हो जाती है या निकल जाती है। ओके स्टूडेंट।